मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की चित्रकला की कक्षा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अजंता गुफाओं की चित्रकला के बारे में। हमने सभी गुफाओं के बारे में पढ़ लिया था। गुफा संख्या 1 रह गई थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और गुफा संख्या 1 के बारे में भी हमने काफ़ी चित्रों के बारे में पढ़ लिया था। ये कुछ चित्र आपके स्क्रीन पर हैं। शिवी जातक, मार विजय, महाजनक जातक, नृत्य वादन चित्र, चांपे जातक का चित्र और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र तक हमने पढ़ लिया था। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि इस वाले चित्र के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध, ठीक है ना। पद्मपाणि, पद्म मतलब कमल, पाणि मतलब हाथ, तो हाथ में कमल है। इस चित्र में जो आकृति दिखाई दे रही है, यह इसके हाथ में कमल है और इसलिए इसे बोधिसत्व पद्मपाणि कहा जाता है। इस चित्र को लेकर काफ़ी लोगों में मतभेद हैं। कोई कहता है कि ये किसी ईरानी राजदूत का चित्र है, कोई इसे किसी और का चित्र बताते हैं। परंतु चूंकि ये गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे भगवान बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप बने हुए हैं, तो ये भगवान बुद्ध का आध्यात्मिक रूप ही है। और इस चित्र की जो प्रेरणा ली गई है, इस चित्र को देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह प्रेरणा सही है। तो प्रेरणा ली गई है भगवान, हिंदू धर्म के भगवान विष्णु से। उसी प्रकार की, उनके प्रकार की ही आकृति या उनके प्रकार का ही कद काठी, शरीर विन्यास, आभूषण वगैरह इस चित्र में हैं। और ये जो गुफा बनी है, ये मैंने आपको बताया था कि 500 ईस्वी के आसपास बनी थी। तो 500 ईस्वी के आसपास गुप्त काल का साम्राज्य भी था भारतवर्ष में, तो उसकी कला का प्रभाव यहाँ पे पड़ा और उसका प्रभाव यहाँ पड़ा, इसलिए इस चित्र में कुछ बदलाव दिख रहे हैं और वो गुप्तकालीन बदलाव हैं, ठीक है। अब गुप्तकालीन बदलाव, पहले तो मैं एक मिनट मैं ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या क्या लिखा है। उसके बाद फिर मैं आपको और इसके बारे में विस्तार से बता पाऊँगा। इस चित्र में गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। इस चित्र के घुटनों के नीचे का भाग चित्रित नहीं है। चित्र में रेखाओं द्वारा कंधों और बाहुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण है। कंधों और बाहुओं, कंधे एकदम गोले लिए हुए हैं, मतलब इनमें वो मजबूती नहीं है, सुकोमलता है। केवल एक ही रेखा से दोनों भौहें बना दी गई हैं। आईब्रो भौहें वो बना दी गई हैं एक ही रेखा से। बीच में जो स्पेस छूटता है, बाल जहाँ नहीं होते हैं, पर यहाँ बाल बना दिए गए हैं नासिका के ऊपर के हिस्से में भी, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस स्थान को उड़ना बोलते हैं। इस संपूर्ण चित्र में रेखाओं की लयात्मकता और महत्व उत्कृष्ट है। मतलब रेखाओं का ज़्यादा प्रयोग है या रेखाओं का सुंदर प्रयोग है, ये कह सकते हैं। मैंने अगली स्लाइड में कुछ लिखा है इस चित्र के बारे में। हाँ, मैंने अगली स्लाइड में लिखा है कि चित्र की पृष्ठभूमि, ये चित्र का मतलब वो तो था इसका क्लोजअप व्यू पास से, ये थोड़ा दूर से है। इसमें आपको गुफा की दीवार, गुफा के स्तंभ और वो दीवार अच्छे से दिखाई दे रही है। तो चित्र की पृष्ठभूमि में आपको दिख रहे होंगे अनेक प्रकार के मानव, पशु पक्षी, सिंह, वानर, कबूतर, मोर आदि बने हुए हैं। देवी तथा अन्य आकृतियाँ बोधिसत्व के चारों ओर आनंद के भाव से देखते हुए अंकित है। मतलब जितना भी प्राणी जगत है यहाँ है, वो भगवान
बुद्ध की ओर ही निहार रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चाहे वो ये छोटे छोटे बौने आदमी हों, ये मनुष्य पास में खड़ा हो, या दूसरी तरफ ये नीला मनुष्य जिसका वस्त्राभूषण कह रहे हैं कि फारसी आदमी से मिलता जुलता है, ये सब है। एक और ख़ास बात देखिए आप, नीचे मैंने लिखा है, इस चित्र में भी केंद्रीयता के नियम का पालन हुआ है, करते हुए केंद्रीयता के नियम का पालन करते हुए बुद्ध की आकृति को अन्य आकृतियों से बड़ा बनाया गया है। इस कारण से उनकी विशिष्टता का ज्ञान होता है। तो ये जो चित्र है, काफ़ी आराम से आप इसको समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। यह जो चित्र है, यह चित्र केंद्रीयता के नियम का पालन करते हुए, मतलब नियमों से बनाया गया है। चित्रकला के जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का पालन यहाँ किया गया। और कौन सा सिद्धांत का पालन किया गया? केंद्रीयता के नियम का। और वो नियम कहता है कि चित्र के मध्य में आकृति हो, केंद्र में आकृति हो, आकृति अन्य आकृतियों से बड़ी हो, ताकि उसका महत्व प्रमाणित हो जाए। तो वो सारे काम यहाँ इस चित्र में दिख रहे हैं। ये तो हो गए नियम। अब सौंदर्य की बात करते हैं। तो इस चित्र में जो आपको कंधे दिख रहे हैं, या हाथ की मुद्रा पर आप गौर पर कर पाएँ तो वो दिख रही हैं जो, या इसके जो बाल हैं, इसके जो आभूषण हैं, इसका जो मुकुट है, ये सब के सब बहुत ही अधिक सुंदर हैं। कंधे जैसे वो बलिष्ठ वाले कंधे नहीं है कि कोई भाई पहलवान टाइप का है। ये एक सुकोमल कंधे हैं, एक इस प्रकार का, मतलब जो कि मानवीय है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें इसको मतलब बलिष्ठ नहीं बनाया गया। बलिष्ठ बनाते तो इसके अंदर का जो आध्यात्मिक भाव है वो शायद नहीं रह पाता, इसलिए चित्रकार ने यहाँ बलिष्ठ रूप इसको नहीं दिया है। फिर आप इसकी आँखों की ओर गौर करेंगे तो ये जो आँखें हैं, यह आँखें इस प्रकार से लगती हैं जैसे कि ये स्वर्ग में बैठे हों और धरती पे जो जीव हैं उनकी ओर देख रही हों, पर इनकी आंखों में खुशी नहीं है, इनके होठों पर खुशी के भाव नहीं है, चेहरे पर खुशी के भाव नहीं है। तो शायद जो पृथ्वी जगत के जो जीवों का जो काम है, या उनके जो दुख हैं, उनके दुखों से ये दुखी है, पर एक तरह से ये दुखी भी नहीं है। ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि दुखी भाव है, यह एक चिंतन का भाव है कि वह चिंतित है उनके दुखों को लेकर। और ये जो हैं भगवान बोधिसत्व जो हैं, ये उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं, और उसी के प्रतीक रूप में हाथ में कमल लिए खड़े हैं। तो ये, और आंखें देखिए, ये आंखें जो इस प्रकार की बनाई जाती थी, ये गुप्त काल में बनाई जाती थी। और होठों का जो चित्रण है इस प्रकार का, निचला होठ थोड़ा बड़ा, यह भी गुप्त काल में बनाया जाता था। तो एक गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण है। और ये वो चित्र है। हालांकि इसके आसपास देखिए आपको सभी प्रकार के कई बंदर वगैरह सब अलग अलग आकृतियाँ मिल जाएंगी। तो आभूषण भी देखेंगे आप। मुकुट देखिए, बहुत ही सुंदर मुकुट है। बाल देखिए, घुंघराले बाल कंधों तक झूलते हुए, जो हमारे देवी देवताओं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं से प्रेरणा लेकर शायद बनाया गया है। अब इसके आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि इस चित्र में उनकी भावमगन आँखें किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हैं, मानो कि सारे संसार की व्यथा को देखकर उसे दूर करने के लिए उत्सुक हैं। ये हैं हमारे बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र के बारे में। तो ये जो चित्र है, इस चित्र की जानकारी आपको हो गई है। अब हम अजंता गुफा संख्या 1 के ही कई अन्य चित्रों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये एक चित्र है, थोड़ा छत विच्छेद है और इसका रंग रूप थोड़ा अलग है। इसमें नीले रंग की प्रधानता है या लाल रंग की प्रधानता है, केवल 2 रंगों का ही अधिक प्रयोग यहाँ दिखाई दे रहा है। इस चित्र का नाम है चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत। सोचिए कि 500 ईस्वी के समय का ये चित्र है
और इस चित्र से हमें पता चल जाता है कि उस समय का जो भारतवर्ष था उसके संबंध दूर देश ईरान से थे और वहाँ के राजदूत वगैरह यहाँ आते थे। यहाँ जो इनकी पोशाक है, इनकी जो पगड़ी है, वह ईरानी सभ्यता का प्रतीक है। तो वो चित्र यहाँ बने हुए हैं। तो इसका तात्पर्य यही निकालेंगे कि हमारे भारतवर्ष के संबंध ईरानी लोगों से थे। और साथ ही इस चित्र में आप ईरानी सभ्यता का भी दर्शन कर सकते हैं, उसके पहनावे का, यहाँ के लोगों की, वहाँ के लोगों की दाढ़ी या मूंछ किस प्रकार की है, उसका, उससे इन चित्रों की या उस देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में पता लग जाता है। एक और चित्र है हमारे पास, वह इसी गुफा से लिया गया है और उस गुफा का जो टाइटल है, शीर्षक है, वह है सांडों की लड़ाई। तो ये जो दो बैल हैं या सांड हैं, ये आपस में एक दूसरे के सिर से सिर लगाकर लड़ाई कर रहे हैं। और इस चित्र को देखकर आप समझ पाएंगे कि दोनों में ही मतलब बल का प्रयोग कर रहे हैं, या दोनों चित्र में गति का प्रयोग है, गति दिखाई दे रही है कि हाँ, ये भागते हुए आए और एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं या एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको कैसे पता चल रहा है? यह चित्रकार ने केवल एक रेखा के द्वारा बता दिया है, या पैरों की जो बनावट है कि आगे के पैरों को रोकते हुए, प्रेशर को रोकते हुए, दबाव को रोकते हुए, और पीछे के पैरों से आगे की ओर धक्का लगाते हुए गर्दन को इस तरह से झुकाया है कि उसमें बल दिखाई दे रहा है। और जो इन पशुओं की जो पूंछ है वो इस तरह से घूमी हुई है कि इसमें एक तनाव दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यह चित्र रेखाओं की दृष्टि से या केवल रेखाओं के कारण बहुत ही अधिक सुंदर है और गतिमान चित्र है। इस प्रकार के चित्रों को हम गतिमान चित्र कहेंगे, या इस प्रकार की रेखाओं को हम गति वाली रेखाएं कह सकते हैं। इस चित्र के आसपास आपको काफ़ी फूल आदि के अलंकरण या आलेखन भी दिखाई देते हैं। अब इसके बाद की कहानी हमारे यहाँ अभी तक हमने सभी गुफाओं के बारे में, उनके विशेष चित्रों के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद अजंता के चित्रों की ही विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तब तक के लिए आप इन्हीं चित्रों को या इन्हीं मेरी स्लाइड्स को, इन्हीं पीपीटी को देख देख कर आप थोड़ा बार बार देखकर इन्हें अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।